सो बच्चे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सेलिवरी ग्लैंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पहले वो जानते हैं। तो गैस्ट्रिक टर्म इज रिलेटेड टू स्टमक और फेरिंग्स और इसोफेगस, ये ऐसे रीजन्स हैं जहां पे हमारे पास ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, हाँ म्यूकस ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं। सो बच्चे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है गैस्ट्रिक एरिया में, लेकिन उसके म्यूकोसा में। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक के म्यूकोसा लेयर में। ठीक है, तो बच्चे स्टमक में हमारे पास कुछ इन्वेजिनेशन और वॉल अरेंजमेंट्स रहते हैं लाइक दिस, जहां पे डिफरेंट तरह के सेल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिप्रेशन जो है ये पूरा सेल्यूलर है, जिसमें कुछ आपको मॉडिफाइड सेल्स मिलेंगे विद सिक्रीटरी एबिलिटी। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पे कौन कौन से सेल्स हैं वो डिस्कस करूंगी। वी हैव नियरली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो डिफरेंट तरह की सिक्रीशन करते हैं। 3 तरह के सेल्स है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो 3 डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलकर बना है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हमारे पास है गॉबलेट सेल्स, जिसे म्यूकस सेल भी कहा जाता है। तो गॉबलेट सेल यानी कि म्यूकस सेल, तो हमने बात की थी कि जिस तरीके से कॉल्यूमिनर सेल की मॉडिफिकेशन है ऐसा होगा गॉबलेट सेल, और एक गॉबलेट सेल सिक्रीट करता है म्यूकस को, इट सिक्रीट्स म्यूकस। तो बच्चे म्यूकस जो है और भी बहुत सारी जगह रिलीज होता है, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बच्चे हमारे पास स्टमक में गॉबलेट सेल का काउंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, म्यूकस सिक्रीशन बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती है, क्योंकि बच्चे स्टमक में एक केमिकल, एक एसिड रिलीज होता है दैट इज HCl, जो स्ट्रांगली स्टमक की लाइनिंग को हार्म कर सकता है, उसके म्यूकोसा फिर सब म्यूकोसा और एडिशनल लेयर्स को हार्म कर सकता है। तो बच्चे वहां तक HCl, वॉल तक HCl ना पहुंचे तो म्यूकस जो है वो कंटिन्यूसली सिक्रीट किया जाता है, यानी कि स्टमक की वॉल में कंटिन्यूसली म्यूकस रिलीज किया जाता है। तो जब भी HCl रिलीज होता है तो वो म्यूकस की अपर लाइनिंग को इरोड कर देगा और तब तक दूसरी लाइनिंग बन जाएगी। तो मतलब म्यूकस कंटिन्यूसली इरोड होता जाता है, नई लाइनिंग म्यूकस की आती जाती है, और इस तरीके से HCl कभी भी म्यूकोसा तक नहीं पहुंचता, यानी कि स्टमक वॉल तक नहीं पहुंचता, तो स्टमक वॉल हार्म नहीं होती। तो इट सिक्रीट्स म्यूकस व्हिच प्रिवेंट्स स्टमक लाइनिंग from action of HCl. It prevents stomach lining from action of HCl. ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास गॉबलेट सेल्स बेटा। अब नेक्स्ट गॉबलेट सेल्स के बाद वी हैव ऑक्जेंटिक सेल्स। Another name for this auxentic cell is parietal cell. Auxentic and parietal cells. तो ये दूसरी तरह के सेल्स हैं जो फॉर्म कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो बच्चे ऑक्जेंटिक सेल्स की अब सिक्रीशन क्या है, ये क्या सिक्रीट करते हैं? तो इनकी सिक्रीशन की बात करूं तो दे सिक्रीट्स 2 पर्टिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इट सिक्रीट्स, हमारे पास सबसे पहले तो पेराइटल सेल HCl सिक्रीट करता है, द मेजर कंपोनेंट। दूसरा इट सिक्रीट्स कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये 2 कंपोनेंट्स HCl एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये 2 फैक्टर, 2 कंपोनेंट्स ऑक्जेंटिक सेल रिलीज कर रहे हैं, और इन दोनों के फंक्शन क्या है एक बार वो जान लेते हैं।
सो बच्चे HCl इज मेंट टू किल बैक्टीरिया और माइक्रोब्स। सबसे पहले HCl का फंक्शन जो है ये है दैट इट किल्स माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को किल करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास माइक्रोब्स को किल किया, और दूसरा बच्चे ये हेल्प करता है कुछ एंजाइम्स की एक्टिवेशन में। तो इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। वो एंजाइम्स थर्ड तरह के सेल रिलीज कर रहे हैं, एंड वो एंजाइम्स है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, तो इनकी एक्टिवेशन में हेल्प करता है। और थर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। बच्चे आयरन जो है जब तक हमारे पास HCl नहीं होगा आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। हम Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में आयरन का इंटेक करते हैं, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में होती है। तो इस तरीके से अगर ये कन्वर्जन नहीं हुआ तो बॉडी आयरन एब्जॉर्ब नहीं करती है, और आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो RBCs प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे बेटा। सो इसीलिए अगर HCl सिक्रीट नहीं होता है तो बॉडी में एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया क्यों? क्योंकि आयरन अवेलेबल नहीं होगा हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए बेटा, ठीक है। सो HCl जो है वो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस कर रहा है। HCl नहीं हो तो बच्चे हमारे पास डाइजेशन जो है प्रोटीन की वो भी इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंजाइम्स एक्टिवेट कर रहा है ना यहाँ पे पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, और ये नहीं होंगे तो प्रोटीन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, और अल्टीमेटली प्रोटीन डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। सो बच्चे ये हमारे पास HCl का फंक्शन। फर्दर नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा फैक्टर जिसे कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर परफॉर्म्स some changes to absorb vitamin B12. तो बच्चे it helps in absorption of vitamin B12. विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये कुछ फंक्शन है बेटा जो कि पैराइटल सेल यानी कि ऑक्जेंटिक सेल के, ठीक है। सो पहला हमने पढ़ा HCl और दूसरा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl के ये फंक्शन माइक्रोब की किलिंग, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन की एक्टिवेशन, और दूसरा आयरन की एब्जॉर्प्शन, और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है, नेक्स्ट सेल जो है वो है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल का दूसरा नाम है चीफ सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स। अब ये क्या काम करते हैं? जैसे मैंने कहा था HCl पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन की एक्टिवेशन कर रहा है, लेकिन ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है वो सिक्रीट पेप्टिक सेल्स कर रहे हैं। सो इट सिक्रीट्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। मतलब हमारे पास से प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन रिलीज कर रहा है, रेनिन या पेप्सिन, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो दोनों इनएक्टिव फॉर्म्स है बेटा, इनएक्टिव फॉर्म है, और ये एक्टिव तब होगी जब HCl इन पे काम करेगा, इन पे एक्ट करेगा और इन्हें एक्टिवेट कर देगा। तो एक्टिवेशन कुछ इस तरीके से होगा कि पेप्सिनोजन जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन by action of HCl. तो पेप्सिन is the active form. Simultaneously prorenin gets activated into renin. Again renin is the active form, ठीक है। सो इस तरीके से एक्टिवेशन होगी, और दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है HCl, दोनों की एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। सो ये हमारे पास तीन तरह के सेल्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं, और तीनों की सिक्रीशन को कंबाइन ही कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस किस किस से मिलकर बना है? गैस्ट्रिक जूस मिलकर बना है म्यूकस, HCl, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। तो ये सारी सिक्रीशन मिलकर गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं,
ठीक है, जिसमें से सिर्फ 2 पर्टिकुलर कंपोनेंट ऐसे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, यानी कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन आफ्टर देयर एक्टिवेशन। ठीक है, सो ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्लीट बेटा। तो नेक्स्ट वी नीड टू डील लीवर। सो बच्चे नेक्स्ट ग्लैंड है लीवर। ठीक है, सो लीवर के बारे में बात करते हैं। सो लीवर जो है बेटा, इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और बच्चे ये लीवर जो है, इसका स्ट्रक्चर, इसका अरेंजमेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चे इसमें एक तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशलाइज है, दूसरा इसका डक्ट सिस्टम भी। तो लीवर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, with this arrangement, okay, this particular arrangement। ठीक है, ये लीवर का स्ट्रक्चर है। आपको सामने से ही पता चल रहा है कि बायलोब है ना, देख के। अब बच्चे साथ में इसके मैं डक्ट बनाऊंगी, एडिशनली एक और स्ट्रक्चर है जो इसके साथ एसोसिएटेड रहता है, दैट इज गॉल ब्लैडर। ये आ गया गॉल ब्लैडर, ये उसकी डक्ट निकल रही है, और इसमें ये है डक्ट, ये लीवर के 2 लोब से डक्ट निकल रही है जो कंबाइन कर जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे कंबाइन कर दी। ठीक है, और कंबाइन करने के बाद अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर की डक्ट भी इनके साथ ज्वाइन करेगी इस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ ड्यूडनम, ये ड्यूडनम है। ठीक है, ड्यूडनम जो है उसमें सारी सिक्रीशन ओपन होनी है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली लीवर जो है अपनी डक्ट यहाँ पे ओपन करे, बट वो यहाँ पे ओपन नहीं करता, बल्कि वो यहाँ से ओपन होता है डायरेक्टली पेनक्रियाटिक डक्ट में। तो ये आ गई पेनक्रियास की डक्ट, जो अल्टीमेटली कंबाइन करके लीवर की डक्ट के साथ फिर ओपन होगा ड्यूडनम में। ये आ गया पेनक्रियाटिक अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरीके से पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास की ये डक्ट ये बन गई, ये है लीवर की डक्ट, लीवर से जो आई है कंबाइन होकर, और गॉल ब्लैडर की डक्ट कंबाइन होकर आई है, और दोनों ने कंबाइन करके हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बना दी। ठीक है, सो ये हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है, और ये हो गया ड्यूडनम, जहां पे एक्चुअली ओपन हो रहा है ये सब सिस्टम। ठीक है, ऐसा डक्ट अरेंजमेंट है। सो डिस्कस करते हैं अब इस पूरे अरेंजमेंट को। ठीक है, सो बच्चे लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, और जैसे हम कह रहे हैं सुपरफिशियली अगर हम देखें, इट्स अ बायलोब स्ट्रक्चर। ये एक बायलोब स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें 2 लोब्स हैं। तो ये वाला लोब जो है ये लेफ्ट लोब रहेगा, और ये वाला राइट लोब। ठीक है, दिस वन इज लेफ्ट लोब, और ये वाला है राइट लोब। राइट लोब जो है इट इज स्लाइटली लार्जर, बट इंटरनली देखा जाए तो ये टोटल 4 लोब्स बनते हैं। इंटरनली 4 लोब्स कैसे, इसमें एक ही होगा कंबाइनली, बट यहाँ पे जो राइट लोब होगा वो इंटरनली 4 मेजर लोब से बना है। ठीक है, राइट लोब प्रॉपर, कॉर्डेट लोब QUARDAT कॉर्डेट, और कॉर्डेट लोब CAUDAT कॉर्डेट लोब। तो ये 3 लोब्स जो है इसमें इंटरनली रहते हैं, जिसकी वजह से इन टोटल इंटरनली 4 लोब्स मिल जाते हैं। बट सुपरफिशियली वी हैव 2 lobes due to presence or passage of a ligamentous structure, that is falciform ligament. तो बच्चे अल्टीमेटली जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर 2 lobes में सुपरफिशियली डिवाइड हो गया। ठीक है, तो बच्चे साथ ही में इसके साथ एसोसिएटेड रहता है कनेक्टिव की हेल्प से गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लीवर की हुई सिक्रीशंस को स्टोर और कंसंट्रेट करता है, और कंसंट्रेट करने के बाद वो सेम चीज को ही लीवर की सिक्रीशन के साथ रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वो सिक्रीशन है क्या, और लीवर जो है वो सिक्रीशन किसकी हेल्प से कर रहा है,
और बच्चे साथ में इसका स्ट्रक्चर क्या है वो सब कुछ डील करते हैं। तो बच्चे आगे स्ट्रक्चर डील करने से पहले इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है क्या। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स। तो बच्चे हिपैटोसाइट्स एक कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं और कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट जो है वो कंबाइनली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं। तो बच्चे हिपैटोसाइट्स जो है वो ही मेन सिक्रीशन करते हैं लीवर की, लेकिन दे आर अरेंज्ड इन ए कॉर्ड लाइक फॉर्म and cords forming hepatic lobule। तो hepatic lobule बनाता है, ठीक है। तो एक बार hepatic lobule का स्ट्रक्चर देख देते हैं, यानी कि लोब्स को कट करेंगे तो छोटे छोटे लॉब्यूल्स दिखेंगे और उस लॉब्यूल्स के अंदर हिपैटोसाइट्स कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो लोब्स के अंदर लॉब्यूल्स, लॉब्यूल्स में इनका कॉर्ड लाइक अरेंज, ठीक है। सो एक बार हिपैटिक लॉब्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से है। ये आगे बीच में एक मेजर वेन, एक सेंट्रल वेन, ठीक है। साइड में एक कैप्सूल रहता है, फिब्रस कैप्सूल जो इसको कवर करता है, दैट इज ग्लीसन्स कैप्सूल। और हम ये चीज जानते हैं कि ग्लीसन्स कैप्सूल जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैमेलियन लीवर। तो मैमेलियन लीवर की प्रॉपर्टी है ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। फिब्रस कैप्सूल है। तो बच्चे अब इसमें एक सेंट्रल वेन की ओपनिंग है, तो सेंट्रल वेन ओपन हो रही है और इसमें हिपैटोसाइट्स कैसे अरेंज होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास इस तरीके से रोज बनेगी, ये हिपैटोसाइट की एक रो, इसी के साथ दूसरी, ठीक है। फिर एक मेजर गैप, फिर दो और रोज साथ में, ठीक है। दो रोज बिल्कुल टाइटली नहीं एसोसिएटेड होगी, उसके बीच में भी गैप रहेगा, ठीक है। तो दो रोज साथ में है विद स्लाइड गैप, फिर बड़ा गैप रहेगा, फिर दो और रोज विद स्लाइड गैप, फिर बड़ा गैप रहेगा। इस तरीके से पूरे ग्लोब्यूल में अरेंजमेंट है बेटा, सेंट्रल वेन के अराउंड यहाँ पे पूरा यही सेम अरेंजमेंट रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से जो यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर हिपैटोसाइट्स, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं कॉर्ड्स में अरेंज्ड, दीज आर हिपैटोसाइट्स। और बच्चे इस हिपैटोसाइट्स के बीच में जो आपको स्पेस दिख रही है, दिस स्पेस इज बाइल कैनेलिकुलाई, बाइल कैनेलिकुलाई है ये, यानी कि हिपैटोसाइट्स यहाँ पे सिक्रीशन करते हैं, किसकी सिक्रीशन, बाइल की सिक्रीशन, ठीक है। तो बच्चे बाइल की सिक्रीशन करके बाइल कैनेलिकुलाई में डालते हैं। और उसके अलावा हमने कहा दो दो कॉर्ड्स के बीच में एक छोटा गैप बाइल कैनेलिकुलाई है, लेकिन दो रोज बनने के बाद एक बड़ा गैप आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्लड की फिलिंग होती है, दिस गैप, दिस स्पेस इज हिपैटिक साइन्यूसॉइड, ये हिपैटिक साइन्यूसॉइड है, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा सेंट्रल वेन है, सारा ब्लड जो है किसी भी सोर्स से आ रहा है वो यहीं पे ड्रेन होगा, ठीक है बेटा। अब बच्चे हिपैटोसाइट से बाइल कैनेलिकुलाई निकली, इसकी एक कॉमन डक्ट बननी थी, उसके बाद हेपेटिक साइनोसॉइड से ब्लड आ रहा है, वो भी उसकी वेसल्स भी यहाँ पे ही ओपन होंगी ताकि यहाँ पे ब्लड ड्रेन हो सके। तो बच्चे यहाँ पे ना एक्चुअली तीन ओपनिंग्स होती है इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे, एक ये, ठीक है, दिस इज ओपनिंग ऑफ बाइल कैनेलिकुलाई, जितनी भी इस कॉर्नर में कैनेलिकुलाई ओपन होंगी उसकी कॉमन ओपनिंग,
निकलाए। उसके अलावा यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी भी आएगी। हिपैटिक आर्टरी फ्रेश ब्लड लेकर आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे एक और ओपनिंग होती है, और तीसरी ओपनिंग होगी हिपैटिक पोर्टल वेन की। हमने कहा था ना हिपैटिक पोर्टल वेन एक स्पेशल तरह की वेन डाइजेस्टिव एरिया से डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर लीवर एरिया में आती है। तो बच्चे हिपैटिक पोर्टल वेन डाइजेस्टिव एरिया से यहाँ पे ब्लड लेकर आ रही है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन का ब्लड और हिपैटिक आर्टरी का ब्लड हिपैटिक साइनसॉइड में रिलीज होगा, और ये तीनों ओपनिंग बच्चे एक ही कॉर्नर में होती हैं, जिसकी वजह से इन तीनों ओपनिंग को कॉमनली पोर्टल ट्रायड कहा जाता है। पोर्टल ट्रायड, ठीक है, पोर्टल ट्रायड, ठीक है। तो बच्चे ये पोर्टल ट्रायड जो है वो तीन ओपनिंग्स को कहा गया है। ये तीन ओपनिंग्स कॉमनली यहाँ पे ओपन होती हैं, और यहीं से हमारे पास सारा अरेंजमेंट कंबाइन होता है बेटा, ठीक है। तो पोर्टल ट्रायड। तो बच्चे बाइल कैनालिकुलाई की ओपनिंग यहाँ पे, और हिपैटिक पोर्टल वेन और आर्टरी यहाँ पे आके ओपन होती है। तो एक बार एक कॉमन अरेंजमेंट बता देती हूँ किस तरीके से स्ट्रक्चर रहने वाला है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे बना रही हूँ, एक ये और एक ये ओपनिंग हुई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ओपनिंग हुई, और ये चली गई सेंट्रल वेन में, ये ठीक है, सेंट्रल वेन में। और ये वाली ओपनिंग जो है ये हिपैटिक पोर्टल वेन की है, लेट्स से ये हिपैटिक आर्टरी की, और उसके बाद यहाँ पे होंगी कॉर्ड्स, ठीक है। सेम तरीके से दूसरी कॉर्ड इस तरीके से, और ये आ गई तीसरी डक्ट, ये बाइल कैनालिकुलाई। ये तीन ओपनिंग्स एक साथ होती है एक जगह पे, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और ये बाइल कैनालिकुलाई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हिपैटिक साइनसॉइड है, ये बाइल कैनालिकुलाई की ओपनिंग, ये बाइल कैनालिकुलाई, ये उसकी ओपनिंग, ऐसा अरेंजमेंट रहता है। इसी तरीके से इसी साइड भी होगा। तो ऐसे हमारे पास ये आ गई सेंट्रल वेन, इसी तरीके से हमारे पास ओपनिंग है यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसे ओपन होता है इस तरीके से, ठीक है। वजह ये देखो हमारे पास तीन ओपनिंग्स है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तीन ओपनिंग्स है, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन और बाइल कैनालिकुलाई की ओपनिंग। बच्चे हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो नाम की वेन है, क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्टिव एरिया से ब्लड लाती है, क्योंकि वो स्पेशल तरह की वेन है जिसे पोर्टल वेन कहते हैं। तो डाइजेस्टिव एरिया से वो ब्लड लेकर आ रही है लीवर में, तो ब्लड लाएगी, यानी कि यहाँ से हिपैटिक पोर्टल वेन से ब्लड आएगा यहाँ पे, यानी कि हिपैटिक साइनसॉइड यहाँ, ठीक है, ये हिपैटिक साइनसॉइड है। हिपैटिक आर्टरी भी ब्लड लेकर आएगी हिपैटिक साइनसॉइड में, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब ये दो ओपनिंग जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये यहाँ पे ब्लड ड्रेन कर रही है इस तरीके से। बस हमने यहाँ पे एक मार्जिन बना दिया है, बट अदरवाइज ये कनेक्टेड है, बैक साइड से ओपन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास बाइल कैनालिकुलाई, दो रोज के बीच में बाइल कैनालिकुलाई की कॉमन ओपनिंग यहाँ पे, ये आ गई बाइल कैनालिकुलाई, ये ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है। और लाइन मार्जिन के बाद बताऊं तो ये हमारे पास ये ट्रायड बन रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है। सो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में सारा ब्लड यहाँ पे आके सेंट्रल वेन से ड्रेन होता जाएगा, और एक कॉमन वेन जाके हार्ट में ब्लड एक्सचेंज करेगी, फिर प्रॉपर सर्कुलेशन में दोबारा आएगा। तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास पूरा अरेंजमेंट रहता है। और बाइल कैनालिकुलाई में बाइल की सिक्रीशन होती है, और सिक्रीशन के बाद ये बाइल कैनालिकुलाई की ओपनिंग कॉमनली अलग अलग सोर्सेज से ज्वाइन करके एक कॉमन डक्ट बनाती है, जिसे हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ये हमारे पास दोनों लोब्स में से डक्ट निकल रही है ना,
ये डक्ट तब बनी है कि जब ऐसे बाइल कैनालिकुलाई की मल्टीपल ओपनिंग्स आपस में कंबाइन की। तो अलग अलग सोर्सेस से इस तरीके से एक ओपनिंग यहाँ से आई, एक डक्ट यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, इस तरीके से अलग अलग डक्ट्स आई हैं और कंबाइन करके हेपेटिक डक्ट बनी। ठीक है, सो हेपेटिक डक्ट बाइल कैनालिकुलाई की ओपनिंग से को कंबाइन करके बनी है। बाइल कैनालिकुलाई से मल्टीपल डक्ट्स निकली, कंबाइन की, कंबाइन करने के बाद एक कॉमन डक्ट बन गई जो हेपेटिक डक्ट के फॉर्म में लीवर के लोब से निकली है। ठीक है, और ये हेपेटिक डक्ट कंटेन करेगी बाइल जूस, यानी कि हेपेटिक साइनोसॉइड्स में ये वाली दूसरी जो गैप दिख रहा है आपको दो रोज के बीच में, ये बाइल कैनालिकुलाई है। हेपेटोसाइट्स जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करती है और उसको यहाँ पे डाल देती है, जिसके बाद यहाँ पे डालने के बाद अल्टीमेटली इस बाइल कैनालिकुलाई में आ जाता है ओपनिंग में, और इसमें से ऐसी मल्टीपल बाइल कैनालिकुलाई सब जगह रहेंगी, सब जगह से कंबाइन करके एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बना। ठीक है, सो इस तरीके से एक्चुअल अरेंजमेंट रहता है लीवर में। सो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हेपेटोसाइट्स ने क्या किया, हेपेटोसाइट ने सिक्रीट किया बाइल जूस। यही रीजन है कि हेपेटोसाइट को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लीवर का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे लीवर का मेन काम यानी कि बाइल जूस सिक्रीट करने का काम ही हेपेटोसाइट्स कर रहे हैं, और सिक्रीट करने के बाद उसे बाइल कैनालिकुलाई में डाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये बाइल जूस जो है जो सिक्रीट होता है वो अल्टीमेटली हेपेटिक डक्ट में आएगा। दो हेपेटिक डक्ट दिख रही है ना आपको, ये और ये दो हेपेटिक डक्ट में आएगा, और अल्टीमेटली ये हेपेटिक डक्ट कंबाइन करके बन जाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब यहाँ पे डक्ट के नाम बहुत सारे चेंज होने वाले हैं बेटा। तो ये बाइल जूस यहाँ पे सिक्रीट हुआ था, बाइल कैनालिकुलाई की ओपनिंग में आया, कंबाइन होके हेपेटिक डक्ट में आया, कंबाइन होके कॉमन हेपेटिक डक्ट में आ गया, और साथ ही साथ में इस कॉमन हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन किया इस डक्ट ने जो गॉल ब्लैडर से आई है, जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट में क्या है, उसमें भी बाइल जूस आ रहा है। इस बाइल जूस को गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया था, कंसंट्रेट कर रहा था, उसने भी बाइल जूस यहाँ पे रिलीज किया, जिसकी वजह से जैसे ही ये सिस्टिक डक्ट ज्वाइन की और यहाँ पे बन गई हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट। अब हेपेटिक डक्ट नहीं कहेंगे, अब ये बाइल डक्ट बन गई। ठीक है, अब एक कॉमन बाइल डक्ट जो है वो डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपन नहीं होगा, वो ज्वाइन करेगा इस पेनक्रियास की डक्ट को, पेनक्रियाटिक डक्ट को, और पेनक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करने के बाद बना लेगा कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और अल्टीमेटली ओपन हो जाएगा ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में भी डायरेक्टली नॉर्मल डायमीटर के साथ ही थोड़ा सा सोलन स्ट्रक्चर बनाएगा एंड में, जिसे एम्प्यूला ऑफ वाटर कहा जाता है, एम्प्यूला ऑफ वाटर, VATER। तो अल्टीमेटली ये हो गया बच्चे पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था लॉब्यूल का, तो लॉब्यूल से हमने कनेक्ट किया उसे डक्ट के साथ। ठीक है, तो दैट्स द अरेंजमेंट। तो बच्चे लीवर के अंदर लोब्स है, लोब्स के अंदर लॉब्यूल है, लॉब्यूल में हिपैटोसाइट्स है। हिपैटोसाइट्स का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि वो बाइल कैनालिकुलाई में बाइल जूस रिलीज करते हैं, और वहां पे हमारे पास हिपैटिक साइनोसॉइड में ब्लड आता है। ब्लड आता है दो सोर्सेज से, हिपैटिक आर्टरी से भी और हिपैटिक पोर्टल वेन से भी, और बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू बाइल जो है वो जाता है उसकी ओपनिंग में, ओपनिंग्स कंबाइन करती है, हिपैटिक डक्ट बनाती है, और अल्टीमेटली इस पूरे डक्ट सिस्टम के थ्रू पहुंच जाता है बाइल जूस ड्यूडेनम में। ठीक है, और डक्ट सिस्टम कैसा था, हेपेटिक डक्ट ने कंबाइन किया, कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ सिस्टिक डक्ट यानी कि गॉल ब्लैडर की डक्ट ने भी कंबाइन किया, तो बन गया कॉमन बाइल डक्ट, और एक कॉमन बाइल डक्ट आगे पास की पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ ज्वाइन किया और बन गया हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट फिर ओपन हुई ड्यूडेनम में बाय फॉर्मिंग एम्प्यूला ऑफ वाटर। ठीक है, सो बच्चे हम ये डक्ट सिस्टम कंटिन्यू कर रहे थे।
ठीक है, जैसे मैंने बात की कि वी हैव डिफरेंट डक्ट्स जो कंबाइन करके बाइल जूस पेनक्रियाटिक सिस्टम में रिलीज करते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइन करते हैं और अल्टीमेटली हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में बाइल जूस रिलीज करेगी। तो बच्चे ये सारा सिस्टम जो है वो रेगुलेटेड है। अगर हम बात करें यहाँ पे एम्प्यूला ऑफ वाटर की, जो ओपन हो रहा है कहाँ पे, ड्यूडेनम में, तो एम्प्यूला ऑफ वाटर जो है इट इज कम्प्लीटली रेगुलेटेड, यानी कि सिक्रीशन जो है वो ड्यूडेनम में होगी या नहीं होगी, तो बच्चे वो रेगुलेटेड है। तो बच्चे वो रेगुलेशन करता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई जो है बेटा वो रेगुलेट करता है कि सिक्रीशन आगे है, होगी या नहीं होगी। तो पूरा एक गेटेड अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्फिंक्टर है, यहाँ पे सिक्रीशन को रिलीज करने से पहले एक चेक है। ठीक है, तो बच्चे स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई एम्प्यूला ऑफ वाटर रीजन में होगा। अब बच्चे दूसरी चीज मैं एक और बता दूं, पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ना बेटा, दो तरह की डक्ट होती है पेनक्रियाज में भी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एंड डक्ट ऑफ विर्संक। तो जिसमें से डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एक एक्सेसरी डक्ट है और डक्ट ऑफ विर्संक जो है वो मेन डक्ट है जो कंबाइन करती है इसके साथ, ठीक है, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट के साथ। तो बच्चे वो डक्ट कंबाइन करके ही हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बना रहे हैं। लेकिन बच्चे ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम ये जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें से सिक्रीशन कंटिन्यूअसली होने दे सकते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट में, नहीं ना, वहां पे भी रेगुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो बच्चे वहां पे रेगुलेशन करने के लिए भी अगेन एक और स्फिंक्टर है। तो बच्चे वहां पे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जो है वो कंट्रोल करता है बाइल सिक्रीशन इन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो बच्चे वहां से भी रेगुलेशन रहेगा और मेन एरिया में भी रेगुलेशन रहेगा, तो दोनों जगह रेगुलेशन। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन regulates opening of common bile duct, opening of common bile duct, and sphincter of Oddi, opening of hepatopancreatic duct. ठीक है, so that's the regulating arrangement. Now लीवर के सिक्रीशन पे आते हैं वापस से। सो बच्चे सिक्रीशन जो है लीवर की, जो हेपेटोसाइट्स करते हैं उसे बाइल जूस कह रहे हैं, लेकिन ये बाइल जूस कंप्लीटली यूजफुल नहीं है। ये बाइल जूस की कंपोजिशन की अगर बात करो तो कंपोजिशन जो है उसमें एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और एक यूजफुल प्रोडक्ट, यानी कि यूजफुल सॉल्ट। तो कंपोजिशन इंक्लूड्स बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स लाइक बाइलिरुबिन जो येलो कलर का पिगमेंट होता है, एंड बाइलिवर्डिन जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। तो बच्चे ये दोनों पिगमेंट्स जो हैं ये एक्सक्रीटरी पिगमेंट्स हैं और ये तब बनते हैं जब डेड आरबीसीज को प्रोसेस किया जाता है। तो स्प्लीन जो है वो आरबीसीज को किल करता है बेटा, वो आरबीसीज को किल करता है, किल करने के बाद वो लीवर के पास उन्हें भेज देता है ताकि लीवर उनको प्रोसेस करके बाइल पिगमेंट्स बनाए और ये बाइल पिगमेंट्स फीकल मैटर और अदर सोर्सेस के थ्रू एक्सक्रीट किए जा सकते। ठीक है, तो ये सिंपली बाइल पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी इन नेचर, whereas the another component known as bile salts are useful components, and the bile salts includes sodium bicarbonate and cholesterol based sodium glycocolate or taurocolate. So sodium bicarbonate, sodium glycocolate and sodium taurocolate, ये तीन तरह के सॉल्ट्स हैं जो बाइल सॉल्ट्स कंप्लीटली बनाते हैं और बाइल जूस की कंपोजिशन।
सो बच्चे इन तीनों का काम क्या है? ये तीनों कुछ कंबाइंड फंक्शंस करते हैं। पहला तो ड्यूडनम एरिया में जो फूड आता है वो आता है स्टमक से, विच इज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो वो एसिडिक काइम यानी कि वो फूड जो स्टमक में प्रेजेंट रहता है, स्टमक में डाइजेस्ट होके आता है। तो बच्चे काइम जो है बहुत एसिडिक है, और एसिडिक जो कंपोनेंट है वो ड्यूडनल एरिया को, ड्यूडनल वॉल को हार्म कर सकता है। तो एसिडिटी से ड्यूडनल वॉल को बचाने के लिए उसका न्यूट्रलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सॉल्ट्स पहले तो ये काम करते हैं कि एसिडिटी न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, सो बच्चे दे न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ काइम, एसिडिटी ऑफ काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। दूसरा बच्चे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के अलावा ये प्रोवाइड करते हैं एल्कलाइन एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि बच्चे पैंक्रियाज में रहने वाले हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जिनको काम करने के लिए एल्कलाइन नेचर चाहिए। ऑल्दो वो खुद भी उसे मेंटेन करते हैं, बट लीवर भी एडिशनली बाइल सॉल्ट्स की हेल्प से उन्हें मेंटेन कर रहा है। तो बच्चे इट प्रोवाइड्स एल्कलाइन एनवायरनमेंट और एल्कलाइन नेचर फॉर पैंक्रियाटिक एक्टिविटी, पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्टिविटी। पैंक्रियाटिक एंजाइम को काम करने के लिए एल्कलाइन नेचर चाहिए, बस वही प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल डाइजेशन, आप कह सकते हो, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। Emulsification of fat means conversion of larger globule of fat into smaller globules like this, just to increase the surface area of fat. ठीक है, तो larger globule of fat gets converted into smaller fat globules, and the smaller fat globules have comparatively larger surface area for enzymatic action. ठीक है, so to provide large surface area for enzymatic action. एंजाइमेटिक एक्शन यानी कि ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो पाएगी और ज्यादा डीपर तरीके से। ठीक है, और फैट इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा। इससे पहले ड्यूडनम से पहले फैट डाइजेशन नियरली नेग्लिजिबल होती है, एंड वन ऑफ द रीजन इज दैट कि एमल्सिफिकेशन नहीं हुआ होता। ठीक है, तो एमल्सिफिकेशन ना हुए होने की वजह से डाइजेशन पहले नहीं हो पाती है प्रॉपर। तो एमल्सिफिकेशन के बाद डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, प्रॉपर डाइजेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट लीवर बेटा। तो ये है लीवर और उसकी सिक्रीशन।